Welcome back to Law Vista. In this video we are doing section 28. जहाँ पे रेसिशन की बात की जाती है लेकिन एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। तो 28 का हेडिंग कैसे समझेंगे? रेसिशन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल और लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ विच हैज़ बिन डिक्रीड। कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सेल या लीज की बात की जाती है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पर सेल या लीज की बात की जा रही है, उस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑलरेडी डिक्री हो चुका है, यानी इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड पहले से ही सूट है जिस सूट में कोर्ट ने ऑलरेडी एक डिक्री पास कर रखी है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। अब इस कॉन्ट्रैक्ट का रेसिशन कौन से सर्कमस्टांसेस में हो सकता है ये हमें सेक्शन 28 बताता है। तो सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है? अगर कोई ऐसा सूट है जिस सूट में कोर्ट ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री पास कर दी है, कैसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री पास हुई है? वो कॉन्ट्रैक्ट है सेल या लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का। कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? सेल या लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का। इस केस में परचेज़र या लेसी जो है वो टाइमली पेमेंट नहीं करता है। जो ऑर्डर में या डिक्री में कोर्ट ने ऑलरेडी बता रखा है कि इतने टाइम में पेमेंट करना है, उतने टाइम में जो परचेज़र है या लेसी है वो पेमेंट नहीं करता है। तो जिसने सेल करना है यानी जो वेंडर है या जो लेसर है जो लीज पर दे रहा है, वो पर्सन सेम सूट में एप्लीकेशन लगा के उस कॉन्ट्रैक्ट को रेसिंड करवा सकता है। ये हमें सबसेक्शन 1 बता रहा है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एक्स और वाई ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिसके थ्रू अभी हम सेल का एग्जाम्पल देखते हैं। एक्स ने वाई से कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो अपना फ्लैट वाई को सेल कर देगा और वाई ने कहा कि वो उसे उस फ्लैट का जो भी कीमत है, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 लाख रुपीज़ वो दे देगा। बाद में वाई 5 लाख रुपीज़ देने से मना कर देता है। ओके, एक्स फिर जाता है कोर्ट में। एक्स कोर्ट में जाता है और कोर्ट से कहता है कि वाई को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने के लिए डायरेक्ट किया जाए। कोर्ट ने डिक्री पास की। उस डिक्री में कोर्ट ने वाई को कहा कि जो परचेज मनी है यानी 5 लाख रुपीज़ वो आप 3 मंथ्स में पेमेंट एक्स को कर दो। ऐसा कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, डिक्री पास की। ओके, अब इस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑलरेडी डिक्री हो चुका है बाय द कोर्ट। यहाँ तक क्लियर है। अब वाई क्या करता है? वाई 3 मंथ्स में पेमेंट नहीं करता। 3 मंथ्स में उसने पेमेंट नहीं किया तो क्या हो सकता है? एक्स जो है यानी जिसने सेल करना है प्रॉपर्टी या जो लीज पर दे रहा है, ये कौन हो गया? वेंडर हो गया या लेसर हो गया। और वाई कौन है? परचेज़र या लेसी। और यहाँ पे वेंडी और लेसी भी वर्ड यूज़ किया गया है। ओके, एक्स क्या कर सकता है? जिस सूट में कोर्ट ने ये डिक्री पास की है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, सेम सूट में ये जो एक्स है वो एक एप्लीकेशन लगाएगा सेम सूट में। वो एप्लीकेशन किस लिए होगा? वो एप्लीकेशन होगा रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। किस लिए होगा? रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। एक्स क्या कहेगा कोर्ट को कि जब वाई ने अपना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उस टाइम पर पूरा नहीं किया जो टाइम कोर्ट ने ऑलरेडी उसे दे रखा था, तो अब उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया जाए इस एप्लीकेशन के थ्रू। तो कोर्ट क्या करेगी? जब वाई ने एप्लीकेशन लगाया तो कोर्ट उसे कैंसिल कर देगी। किसे कैंसिल कर देगी? उस कॉन्ट्रैक्ट को जिस कॉन्ट्रैक्ट में सेल या लीज की बात की जा रही है और जिस कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिक्री किया गया है बाय द कोर्ट। तो आई होप सबसेक्शन 1 क्लियर है। सबसेक्शन 2 क्या बताता है? सबसेक्शन 2 बताता है कि अगर कोर्ट ने उस कॉन्ट्रैक्ट को रेसिंड कर दिया तो, अब कोर्ट ने उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया तो कौन कौन से स्टेप्स है जो कोर्ट आगे लेने वाली है। सबसे पहला क्लॉज क्या कहता है कि अगर एक्स और वाई के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें एक्स ने ऑलरेडी पोजेसन जो है वो वाई को ट्रांसफ़र कर दिया था, बट वाई ने पेमेंट नहीं किया था। वाई ने क्या किया है? पेमेंट नहीं किया है, लेकिन प्रॉपर्टी जो पोजेसन है वो अभी भी एक्स के पास वाई के पास है। तो कोर्ट क्या करेगी कि जो वाई के पास पोजेसन है वो रीस्टोर करेगी एक्स के पास। जो वाई के पास में प्रॉपर्टी का पोजेसन है वो कोर्ट कहेगी कि वापस से वो एक्स को रिटर्न किया जाए। साथ ही साथ यही हमें क्लॉज ए में बताया जाता है, ऑब्टेन पोजेसन टू रीस्टोर द पोजेसन टू द वेंडर और लेसर। दूसरा क्लॉज क्या कह रहा है? अगर
वाई को उस पोजेशन के बीच में कोई भी रेंट या प्रॉफिट रिसीव होता है, वाई ने कोई भी रेंट या प्रॉफिट रिसीव किया है ड्यूरिंग द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो वो रेंट और प्रॉफिट भी एक्स को देना पड़ेगा। यहाँ तक के क्लॉज बी में बताया गया है। बट यहाँ पे एक और बात की गई है, सिर्फ यहाँ पे हमारे पास में जो वेंडर है या लेसर है उसके राइट्स की बात नहीं की गई है, जो परचेजर है उसके भी राइट्स की बात की गई है क्लॉज बी में। एंड इफ द जस्टिस ऑफ द केस so requires the refund of any sum paid by the vendee or lessee as earnest money or deposit, अगर वाई ने एक्स को कोई भी डिपॉजिट दे रखा है या फिर कोई अर्नेस्ट मनी दे रखा है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में पहले कोई भी पेमेंट किया जाता है टू सिक्योर द परफॉर्मेंस, तो वो वाला जो अमाउंट है वो भी कोर्ट एक्स को कहेगी कि आप रिटर्न कर दो वाई को। क्लॉज बी क्लियर है। सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है, अगर परचेज़र या लेसी जो है जिसने कॉन्ट्रैक्ट को जिस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो प्रॉपर्टी को खरीद रहा है, द परचेज मनी और अदर सम विच इज़ ऑर्डर्ड टू पे अंडर द डिक्री विद इन द पीरियड रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1। यहाँ पे क्या सिचुएशन बताई जा रही है कि ये जो हमारे पास में परचेज़र है एक्स और वाई में, ये जो परचेज़र है अगर इसने टाइमली पेमेंट कर दिया तो क्या होगा। अभी तक हमने क्या देखा कि अगर वाई ने अपना पेमेंट टाइम पे नहीं किया, जो कोर्ट ने टाइम डिसाइड कर रखा था, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है, रेसिंड हो जाता है। बट अगर वाई ने टाइमली पेमेंट कर दिया है तो क्या होगा, तो जो बाकी रिलीफ है, बाकी जो उसके पास में रिलीफ्स होते हैं, बाकी जो उसके राइट्स होते हैं, वो सारे उसे मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉपर कन्वेंस और लीज बाय द वेंडर और लेसर, प्रॉपर्टी का प्रॉपर कन्वेंस यानी कि प्रॉपर ट्रांसफ़र किया जाएगा बाय एक्स टू वाई, अगर वाई ने टाइमली पेमेंट किया है तो। क्लॉज बी क्या कह रहा है, द डिलीवरी ऑफ पोजेशन, पार्टीशन एंड सेपरेट पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच कन्वेंस। एक बार कन्वेंस हो गया, कन्वेंस क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स का जो टाइटल का डॉक्यूमेंट होता है वो प्रॉपर एग्जीक्यूट किया जाता है बाय द लेसर या बाय द वेंडर टू द परचेजर या फिर लेसी। तो कन्वेंस हो गया तो उसके बाद में जो प्रॉपर्टी का पोजेशन है वो भी रिटर्न किया जाएगा टू वाई, या फिर अगर पार्टीशन, प्रॉपर्टी का पार्टीशन है या सेपरेट पोजेशन देना है तो वो भी किया जाएगा। यानी ये सारे रिलीफ मिल रहे हैं परचेज़र को। कौन सी सर्कमस्टांसेस में मिल रहे हैं, अगर वाई ने टाइमली पेमेंट किया है तो। सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है, सबसेक्शन 4 बताता है नो सेपरेट सूट in respect of any relief which may be claimed under this section shall lie at the instance of vendor, purchaser, lessor or lessee as the case may be। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्लॉज है यहाँ पर जो हमारे पास में सबसेक्शन 4 है, और यही कहीं ना कहीं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का ऑब्जेक्टिव है वो भी है। क्या है कि कोई भी सूट जो चल रहा होता है, जैसे हमने सबसेक्शन 1 में देखा कि जिस सूट में कोर्ट ने डिक्री पास की है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, सेम उसी सूट में एप्लीकेशन लगाया जा रहा है रेसिशन के लिए। बाद में अगर जो परचेज़र है उसे कोई रिलीफ चाहिए तो उसे भी सेम सूट में एप्लीकेशन लगाना होगा रिलीफ के लिए। यानी यहाँ पे जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स है, यानी एक टॉपिक के लिए आप कोर्ट जाते हो, यानी आपको चाहिए स्पेसिफिक रिलीफ तो आप कोर्ट जाते हो, उसके बाद में आपको रेसिशन चाहिए तो फिर आप कोर्ट जाते हो, एक अलग सूट फाइल करते हो, उसके बाद में कोई दूसरा रिलीफ चाहिए तो आप कोर्ट में जाते हो अलग से सूट फाइल करके। ये क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ सूट्स के नंबर्स को जो है इंक्रीज़ कर रहा है, यानी सूट्स बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, एक ही सूट है जिसमें जितने भी एप्लीकेशन से जितने भी रिलीफ है वो सारे लिए जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे सबसेक्शन 4 में बताया जाता है कोई भी सेपरेट सूट नहीं लाया जाएगा एट द इंस्टेंस ऑफ वेंडर, परचेज़र, लेसर या लेसी। दोनों ही पार्टीज़ में से कोई भी एक अलग से सूट फाइल नहीं करेगा, जो सूट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसी में एप्लीकेशन वगैरह लगाए जाएंगे। सबसेक्शन 5 क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस सेक्शन शैल बी इन द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। तो कोर्ट का डिस्क्रिशन होगा कि जो प्रोसीडिंग का कॉस्ट है वो डिसाइड करने का। तो सबसेक्शन 5 ये बताता है। तो आई होप सेक्शन 28 क्लियर होगा, जहाँ पे उन कॉन्ट्रैक्ट्स के रेसिशन की बात की जा रही है, उन कॉन्ट्रैक्ट्स की कैंसिलेशन की बात की जा रही है जिन कॉन्ट्रैक्ट्स में ऑलरेडी कोर्ट ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए डिक्री पास कर रखी है, और वो कॉन्ट्रैक्ट किससे रिलेटेड है, सेल या लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। 28 क्लियर है। इससे रिलेटेड कोई डाउट है अगर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।
जहाँ पे हम स्पेसिफिक रिलीफ के एक एक सेक्शन को बहुत डिटेल में कवर कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी रेंट कंट्रोल एक्ट जो महाराष्ट्र का है उसे हिंदी में कवर किया है, जितने भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उसे, और आगे भी हम ऐसे ही जो जुडिशरी के हमारे कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं, वो सारे ही कवर करने वाले हैं।